अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन पर हमारा फैसला मुत्तफ़िक़ा होगा, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही करेंगे। क्या मुल्क को नए हंगामों और तजर्बात की भींट चढ़ा दें? ये पहला मौका नहीं जब मौलाना ने इस किस्म का बयान दिया हो। मौलाना इससे पहले सितंबर 2022 में भी कह चुके हैं कि जो पार्लियामेंट दूसरों को तौसी देती है उस पार्लियामेंट को तौसी क्यों नहीं दी जा सकती। मगर मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल में क्या इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि वो इंतखाबात में इल्तिवा कर पाए? क्योंकि जमहूरी अदवार में तो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत इन हालात में इंतखाबात के दंगल में उतरने का रिस्क लेगी जब अफराते ज़र, बेरोजगारी और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को कई जमातें और ग्रुप्स तेजी के साथ निगल रहे हैं। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के मुतादिद साबिका MPAs, MNAs और जमाती ओहदेदार पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन ग्रुप, डेमोक्रेट्स ग्रुप, मुस्लिम लीग काफ और परवेज खटक के साथ राबते करके अपनी राहें तहरीक इंसाफ से जुदा कर चुके हैं। तो क्या PTI को भी इस हकीकत का इदराक हो रहा है कि इन हालात में इंतखाबात में अपने दम पर अक्सरियत हासिल करना PTI के लिए मुमकिन नहीं होगा? क्या PTI भी इंतखाबात में इल्तिवा के फैसले को खामोशी के साथ तस्लीम कर लेगी या फिर इस इल्तिवा को जवाज बनाकर कोई नया बयानिया खड़ा जाएगा? सियासी और सहाफती हलकों में पार्लियामेंट की तोसी, निगरान सेटअप की मयाद बढ़ाना, माशी एमरजेंसी और बांग्लादेशी मॉडल की बहसें क्या सिर्फ ड्राइंग रूम्स तक ही महदूद रहेंगी या फिर इसका अमली मुजाहिरा भी देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में क्या रंग लेगी सियासत, इस पर तो गुफ्तगू करेंगे। मगर आपसे कुछ देर पहले बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज से आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आए हैं, उन्हें रिहाई मिली है। उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई में उन्हें सोचने का मौका मिला, उन्होंने सियासी सूरत हाल का तज्जिया किया है। कल वो इमरान खान साहिब से मिलेंगे, उनके गोश गुजार करेंगे कि हालात क्या हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे, आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहिब की रिहाई, बाहर किसी और जगह की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने को मौजूद नहीं, कोई खास बात उन्होंने नहीं की, ओहदे छोड़ रहे हैं, जमात छोड़ रहे हैं, जो अब तक PTI के बाहर आने वाले लीडर्स जेल से करते रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट है कुरैशी साहिब का इस तर्ज पर बाहर आना, कल होने वाली मुलाकात के इंडिकेशन देना? वो कोई पैगाम रसानी करने जा रहे हैं, पैगाम लेकर आ रहे हैं अपने चेयरमैन के लिए, या कुछ और भी सामने आने को है? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, इसार राना, अबसार आलम और शहजाद चौधरी। सवाल आप सबके लिए इसी मौजूदा पूरी सूरत हाल पर, इंतखाबात में इल्तिवा, क्या जमहूरी सियासी जमातों को इस ऑप्शन बारे सोचना भी चाहिए? हसन निसार साहब, बहुत बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत चली भी गई, निगरान आ भी गई, तो भी इलेक्शन को भी मुमकिना तौर पर होंगे नहीं होंगे। आपके ख्याल में ये सोच होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। चंद दिन पहले शहजाद भाई ने जिक्र किया था मुनीर न्याजी का, पंजाबी शायरी के हवाले से। वो बेसिकली उर्दू के शायर हैं और उनके पंजाबी मजमूओं की तादाद उनके उर्दू मजमूओं से आधी से भी शायद कम है। उनका 2-3 मिसरे सुने, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। वो अजीम तरीन शायरों में से ज़हन में रखना। उर्दू में ना मुनीर न्याजी जैसा पहले था ना होगा, जैसे प्रोज में मंटो कोई नहीं। खैर, हमारे हर सवाल का बेसिकली बॉटम लाइन क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द पीपल, कंट्री, अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई 32 साल हो गए मुझे ये लिखते हुए और 12-13 मजमूए हैं कि ना ये जमातें जमहूरी हैं, अब्बा, बेबे, भरा, भतीजा, पांजा, साला, बहनोई, यार ये सियासी जमातें ना ये जमहूरी हैं ना सियासी। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली दुकानें और शॉपिंग मॉल्स हैं। उन्होंने इस मुल्क को अब तक जितने इलेक्शंस हुए, कितने हुए, बॉटम लाइन के 75 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? कौन है ये लोग? क्या औकात है इनकी? क्या हैसियत है इनकी? आज मुल्क जहाँ पहुँचा है, मैंने पहुँचाया है या आपने? अवाम ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, सो इलेक्शंस में मुझे तो दिलचस्पी नहीं है। मुझे आपके टोटल सिस्टम से,
नफरत है, इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो सकता है, अगर हो सकता है वो हो जाए। तो ये अब तक क्या दिया, और ये बात मैं 32 साल से लिख रहा हूँ, 75 साल के बाद भी हम लोगों को इतने हम ढीठ हैं कि वक्त दो। 75 साल यहाँ ऐसा ऐसा चपड़ कनातिया मौजूद है जो कहता है कौमों की जिंदगी में 150 साल तो होते ही कुछ नहीं, हालांकि कौमों की जिंदगी में पहले ही 50-100 साल फैसला कौन होते हैं। 75 साल बाद को तुम्हारा को आगा, को पीछा, को शक्ल, को अकल, को डायरेक्शन, को समत, एक ही कसर रह गई कि मैं किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान को इस मुल्क का वजीर आजम देखूं या वजीर खारजा देखूं उनके मखसूस गेटअप में, तो मेरा आखिरी ख्वाब। आपको निजाम से बहुत खौफ है, निजाम पसंद नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का तयन नहीं किया तो इलेक्शन बेकार है। ये आगे का रास्ता आपने खुद कह दिया, अब तक 11 इंतखाब हुए, किस तरह का रास्ता होना चाहिए? क्या उस रास्ते के लिए किसी को बात करने की जरूरत है? नहीं है, होगी तो किससे होगी, कौन करेगा? कुछ है ही नहीं आगे करना क्या है क्या नहीं करना, तो फिर जो है उसी के ऊपर ही इन्वेस्ट होगा। नहीं तो होता रहे, आप करते रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तो अपना आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट बताया। मुझे पता है ये बिल्कुल बेसूद, बिल्कुल बेहया, एक बेशर्म प्रोसेस है जिसके नतीजे मैं पिछले दिनों मैंने पढ़ा, आई वाज शॉक्ड कि पता नहीं कौन कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी है पीपल्स पार्टी का कि हमने मंशूर फाइनल कर लिया। और मैंने कहा होश का कर, तेरे बानी ने रोटी कपड़ा मकान सोशलिज्म हमारी फलां, वो हमारी मैशत तो फलाना। मैंने कहा क्या तुम फिर आ गए हो? उस सिखा का लतीफा उन्हें क्या कि मैनू रब मान लो। लोगों ने कहा तू इंसान का बच्चा बना। उन्हें क्या चल, उन्हें क्या एक भी शहर में मान जाए। वो गया किसी घर की, उसने बेल दी, एक औरत आई बाहर, लड़की, उसने उसको देखा और कहा हायो मेरे रब्बा तू फिर आ गए हैं, तो फिर आपको अगर इलेक्शन चाहिए तो आपको चाहिए तो वो होता रहे, मेरे कहने से रुकना नहीं, आपके कहने से होना नहीं। इलेक्शन होंगे, हम आप इतने पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं। काम को ठीक है, काम को चाहिए, काम को जो चाहिए। अच्छा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। जबानों को दीमक लगी हुई है, ये और बात है। अफसार आलम साहब, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं इलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का तयन नहीं किया तो बेसूद होगा। इलेक्शन वक्त पर होना ना होना इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं हो सकी है। क्या रास्ता अभी भी सोचना है या पता करना है, या उससे पहले किस तरह के मुज़ाकरात होने चाहिए, किसने करने हैं, किससे करने हैं? अगर इन सियासी जमातों को क्लैरिटी नहीं है तो फिर ऐसा ऑप्शन सोचा क्यों जा रहा है जिस पर बार बार इलेक्शन इल्तवा की बात हो? देखो, उसूली बात तो यही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए, लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है। अगर कानूनी पोजीशन है, जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तोसी अगर पार्लियामेंट दूसरों को दे सकती है तो ख़ुद इसको तोसी क्यों नहीं हो सकती? दलील के मुताबिक के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या कानून और आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर तो इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लेकिन क्यों वक्त पर नहीं होना चाह रहे, उसकी वजूहत बहुत ऑब्वियस हैं, और वो वजह वही है कि और सीधी सी बात है, देखें बात थोड़ी सी खुल के कर लेनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात को बनाया, लेके आए, उन्होंने उस जमात ने उनके साथ बेवफाई की और उसको बेवफाई का वो अब बदला देना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इसलिए ये सारी बात हो रही है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो बात की है, और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात कहता हूँ। देखिए इलेक्शन में ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होने चाहिए। इलेक्शन हो गए अगर, और कुछ चीज़ें एग्री किए बगैर हुए, तो इलेक्शन का होना सिर्फ इस मुल्क में इस्तेहकाम और सलामती नहीं लेके आएगा। जो अभी हसन निसार साहब ने बात की कि असल मकसद तो लोगों की बेहतरी है ना, लोगों की खुशहाली है। अगर और क्या कैसे होना चाहिए, देखें तमाम सियासी जमातों को इस बात पे मुत्तफिक होना पड़ेगा कि वो इलेक्शन के नताइज को मानेंगे। उसके लिए जो प्रोसेस है इलेक्शन का, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए सबके लिए, और उसमें अदलिया का और GHQ का किरदार बहुत अहम होगा। और मीडिया ज़ाहिर है उनका एक टूल है
जिस तरफ इसको इस्तेमाल कर लिया जाए उस तरफ इस्तेमाल होगा। जैसे आज इस्तेमाल हो रहा है वैसे ही पहले भी इस्तेमाल हो रहा था। ना हम किसी का नाम ले सकते हैं, ना किसी का हम नाम बोल सकते हैं। तो इसलिए मीडिया की तो बात ही छोड़ दें। फैसला ये करना होगा अदलिया ने और GHQ ने कि क्या वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने देना चाहते हैं, और सियासी जमातों को ये मुत्तफिक होना पड़ेगा, कम अज़ कम मिनिमम कॉमन एजेंडा हो कोई, कि हम अगर कामयाब हो गए, जो भी जमात कामयाब हो जाए या जितनी भी जमातें कामयाब हो जाएं, तो वो कामयाब होने के बाद क्या करेंगी, दूसरों के साथ क्या करेंगी, इस मुल्क के साथ क्या करेंगी, इसका मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए इलेक्शन से पहले। इसमें कोई बुराई नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। दुरुस्त। मेरे 2 मिनट। शहजाद साहब, ये जो पॉइंट अफसार साहब रख रहे हैं मिनिमम कॉमन एजेंडा को लेकर, क्या मुज़ाकरात का वक्त और ज़रूरत है इलेक्शन से पहले, और वो किसने करना है, किससे करना है कि आफ्टर इलेक्शन चीज़ें स्मूथ आगे बढ़ सकें? अदरवाइज जो कहा जा रहा है कि फिर इस्तेहकाम नहीं होगा अगर बिना मुज़ाकरात इलेक्शन पे जाते। आयशा, देखें, मिनिमम एजेंडा तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। मुज़ाकरात का आप कोई फ़ायदा नहीं है, मुज़ाकरात तो हो चुके। जो करना है वो भी वाज़ेह है, जो नहीं करना वो भी वाज़ेह है। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो आपने जो वो जमहूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल की सियासी पार्टियों के साथ, वो आपने बहुत बड़ा एजाज़ से उनको कि कभी हमारी पार्टियाँ जमहूरी हो जाएं, जमहूरी सोच आ जाएगा। उसके बहुत सारे और मुज़मरात होते हैं, रिक्वायरमेंट हैं जो ऑब्वियस पूरी नहीं करते, बात को छोड़ देते हैं। हसन साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस चीज़ को बयान कर दिया। दूसरी चीज़, ये कैसी पार्लियामेंट है जो गवर्नमेंट्स को तो तौसी दे सकती है लेकिन अपने आप को तौसी नहीं दे सकती। कमाल नहीं है हमारे नाम का कि पार्लियामेंट उसको तौसी देगी लेकिन खुद तौसी नहीं ले सकती। 12 अगस्त को इसका आखिरी दिन है इस पार्लियामेंट का, उसके बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में एजेंडा सेट है। 3-4 चीजें मैं आपको एजेंडा की बात करूं। कुछ को निकालना है, कुछ को लाना है, इसमें वक्त लगता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है, इसको किस तरफ बैठना है, इसका फैसला उसके बाद होगा कि कौन कितना निकल रहा है, पूरा निकल रहा है, आधा निकल रहा है, या उसकी शक्ल ही बदल रही है। तो ये उखाड़ पिछाड़, इसको कम 3-1 महीने तो लग जाएंगे चीजों को सीधा होते होते, और ये फैसला करते हुए कि जो पंछी उड़े हैं ये किस डार पे बैठेंगे, ये भी एक बहुत लाजमी बात है। उसके बाद ही जाके मंजरनामा तश्कील पाता है ना। फिर एक मंजरनामा बन रहा है, तश्कील पा रहा है, उसके बनने में भी वक्त लगता है। फिर उसके बाद जुडिशल रिफॉर्म्स होने हैं। याद रखें, सितंबर के बाद जुडिशल रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा एक आने वाला है, एक जिम्मेदारी। उस जुडिशल रिफॉर्म को 5-6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसाफ आपके अवाम को, उस वक्त तक इलेक्शन तो फिर फजूल है, इलेक्शन तो किसी काम के नहीं है। तो इलेक्शन तो हो जब इंसाफ का निजाम अपने तौर पे मुकम्मल तौर पर हर पाकिस्तानी जो है सब कुछ मईशत को भी संभाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये भी एक जरूरी बात है। इलेक्टोरल रिफॉर्म भी आ सकते हैं। और फिर याद रखें, बेचारे शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई खाम में आके, नहीं उनका तो जिम्मेदारी भी नहीं थी और इतना किसी और का बोझ उठा के चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे देना ही है तो कम से कम फिर 2-2.5 साल जरा मुझे सुकून तो लेने दो, विजिट करूं, तुर्की जाऊं, आगे पीछे उनसे मिलूं, पता लगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और ऐसा थोड़ा सा जरा बात बने दुनिया के अंदर। ये क्या तरीका है कि ये सारी उम्र बड़े भाईजान के लिए आप काम करते रहें और अपनी बारी कभी ना आए? तो मेरा ख्याल है उनको भी कुछ वक्त चाहिए, सबको वक्त चाहिए, ये है मामला। अच्छा, आप एक फाइनल सवाल बंद कर दूंगा बात कर। देखिए, हम ये बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम तज्जियाकार हैं, सियासतकार, हम कहते हैं अयां है, सामने है, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, और इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये वो सब निशान है जो हम जैसे तज्जियाकारों को बार बार अपने दिल से पूछना चाहिए। ठीक, ये 2 बातें यहाँ पर इसार साहब सामने आती हैं। एक तो इंतखाबात में इल्तवा, जो शहजाद साहब कह रहे हैं सबको ही वक्त दरकार है, और फिर वो साथ एक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो तो शायद ख्वाब ही रहे यहाँ पर, क्योंकि हर आने वाला कहता है बहुत रिफॉर्म्स हम गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं, ना हो। मगर ये जो सबको वक्त चाहिए, जमहूरी नज़ीर नहीं है, शायद इजाज़त आईन और कानून के नीचे भी ना आप इस तरह इल्तवा करें। ये जो इत्तेहादी हुकूमत बैठी है, इसमें फूट पड़ सकती है इस मामले पर, क्योंकि जो बयानात जेयू आए या नून लीग की तरफ से आ रहे हैं इल्तवा को लेके, वो ANP या पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रहे। देखें, वो बेसिकली
बेसिकली पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इस टाइम सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। तो जी, लेकिन पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनके छज्जे पे जितने जाके कबूतर बैठ रहे हैं किसी और जमात पे नहीं बैठ रहे। तो उन्हें क्या ज़रूरत है, जब परिंदे उड़ उड़ के उनके छज्जे पे बैठ रहे हैं तो वो कहेंगे जी कल कर लें, कल क्या पता फिर ये परिंदे उड़ के कहीं और चले जाएं। देखिए जो कौमें होती है ना, जो अभी हसन भाई कह रहे थे, उनमें 10 साल 20 साल 1 साल भी बड़ी अहमियत रखता है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। तुर्की में जलजला आया, 45,000 लोग जाँ बहक हो गए, 11 रियासतें तबाह हो गई, इंतखाबात करा दिए उन्होंने, और उन्होंने टेंटों के अंदर पोलिंग बूथ बनाए, इंतखाबात करा दिए उन्होंने, इंतखाबात से आगे पीछे नहीं हुए। और पाकिस्तान का अलमिया देखें कि यहाँ पे पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की बात वो शख्स कर रहा है जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो इलेक्शन हारा हुआ है, लेकिन वो इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इससे आप जमहूरी निज़ाम का अंदाज़ा कर लें। और ये जो आपने एक लतीफ़ा लिखा ना कि क्या जमहूरी जमातों को इलेक्शन के बारे में होना चाहिए, तो मुझे बताएं क्या जमहूरियत इसका नाम है कि बड़ा भाई वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला, कोड़म वज़ीर ख़जाना, उसका भतीजा जो है वो नेक्स्ट सीएम बनने का, उनकी बेटी जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की है ना। जमहूरियत तो वोट पे खड़ी है ना, वोट जैसा लेकर आए। मैं जमहूरी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी वोट की दवाई पार्टी में जमहूरियत नहीं हमारे नहीं, तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा है। बारिश के मौसम में इतना खूबसूरत लतीफ़ा आपने मुझे सुना दिया कि जमहूरी सोच रखने वाले, बाप सदर बना, बेटा वजीर खारजा बन गया, बहन जो है वो मेरे ख्याल पार्लियामेंट की मेंबर हैं, आगे अल्लाह ख़ानदान को बरकत दे, वो भी आगे चले जाएंगे। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि क्या हमने ये आज तक 75 सालों में तय किया। अभी हसन भाई मुनीर न्याजी साहब का कह रहे थे ना, तो मुझे उनकी नज़म का एक टुकड़ा याद आ गया। वो कहते हैं ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमने 75 सालों में हमेशा देर की है और कुछ नहीं किया। ये जो हम कह रहे हैं, क्या मुराद है, आवाम को तो ना बीच में कोसे। अब हमें पाकिस्तान का हिस्सा तो रहने देना, इतना तो हमें हक दे दें, किसने की, इतना हक तो दे दें ना। जो बेचारे मुंतखब करके भेजें, जो इस निजाम को लेके चलें, जो टैक्स दें, आप उनको तो ना रगड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक फखर से कह रहा हूँ कि हम अपने आप को उनके साथ जोड़ के चले, पाकिस्तानी महसूस करते हैं। अदरवाइज तो जेब में शनाख्ती कार्ड रखना ही सिर्फ पाकिस्तान की अलामत हमारी रह गया है। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कुरैशी साहब के ऊपर किसी ने भी कमेंट नहीं किया। कुरैशी साहब कोई पैगाम लेकर आए, बड़ी मुख्तलिफ उनका बाहर आना और कल की मुलाकात के बारे में इत्तला देना है। कोई कमेंट? बहुत सारी एहतमाम हुज्जत होती हैं, वो मिलेंगे जाके कासिम के वालिद मोहतरम से और मिल के वहाँ पे वो अपना एजेंडा देंगे, अपना एजेंडा देंगे डेफिनेटली। 1 महीने में मुराकबा पैगाम रसानी करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि पैगाम रसानी की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पैगाम रसानी करनी है उन्हें शाह महमूद कुरैशी के कंधे के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। कुरैशी साहब लीड करेंगे। मेरा ख्याल है कि कुरैशी साहब जाके हो सकता है ये कहेंगे बाबा जी तुम थोड़ा वेट कर लो, आराम कर लो। उन्होंने बोला ना एक जुमला, ने कहा आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में, और कारकुनों के लिए भी आवाज बुलंद की। तो ये इस बात की अलामत है कि वो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि मैंने तो खान साहब को बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं माने, लिहाजा मजबूरन मुझे अपना रास्ता एक नया बनाना पड़ा। देखते हैं कि कुरैशी साहब कल मुलाकात में क्या बताते हैं, अपनी क्या तज्जिया सियासी सूरत हाल पे पेश करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मामला और उस पर पैनलिस्ट की राय आपके सामने रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज करने वाली 4 दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत पर एतराज उठा रखा है। आज की समाअत में जज साहिबान की जानिब से अहम रिमार्क्स देखने को मिले हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा अब इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि इस केस में चीफ जस्टिस दस्तयाब थे जिन्हें कमीशन के क़याम पर आगाही नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं है। सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। क्या ये दुरुस्त नहीं कि वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज चला भी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की।
क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि ऐसे बयान के बाद तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। इसी सूरत हाल पर जो आज कमेंट्स दिए गए, जो गुफ्तगू रही, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, अपनी साइड की बात भी उन्होंने रखी, मगर बार बार ये वहाँ पर बताया गया और कहा गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मुदाखलत कर रही है आला अदालत के मामलात में। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, क्या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है? हसन निसार साहब, एक रिमार्क्स दिया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। क्या वो मामला जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जजेस को भी ऐसे केसेस सुनने चाहिए? अच्छा, फिर कहीं और निकलते हैं, बात समझ में नहीं आ रही। देखें, फिर वही बात, 75 साल, मैं इनको अब 175 तो कर नहीं सकता। अपनी हदूद से तजावुज़ करना हमारी तारीख, एक दूसरे के छाबे में मुंह मारना हमारी तारीख, हमारी सेकंड नेचर, हमारा डीएनए है। ताकत और दौलत जब तक जिसके पास होती है उसे यकीन होता है कि ना मौत आएगी ना इक़्तिदार उसके हाथ से जाएगा। सो ये रूटीन है, ये कहाँ नहीं है। किस शोबे, किस इदारे, किस महकमे और किस लेवल के बंदे तक आयशा ये गंदगी, ये गलाजत क्या नहीं है। ये उदलिया मतलब ये सारा कुछ, ये सारे ऑर्गन्स एक ही जिस्म के हैं, जिस्म को कोड हो चुका है, वो बीमार हैं। हम फलाना है, टमकाना है। मैंने कहा आर्मी ये अपना क्या एटमी ताकत हो, तो एटमी ताकत ऐसी है जैसे आपका अपर हाफ बहुत मजबूत है, टांगें आपकी को पोलियो हुआ है, कुछ चपेट मार के भी चला जाए बच्चा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो किन चक्करों में पड़ जाते हैं हम? ये जो आप पूछ रहे हो, आंखें बंद करके इस मुल्क के किसी महकमे पे हाथ रखो, किसी लेवल के 16वें ग्रेड से शुरू होके 22वें, 26वें, 32वें, जितने भी होते हैं ये चले, यही हाल है। उस पर कौन सी ऐसी बात है? हमारे प्राइवेट ऑफिस में हमारा कल्चर, हम लोग कौन है? तो इसलिए ये सवाल बनता नहीं है, ये रूटीन है। साहब, हमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है कि खराबी इतनी बढ़ गई है। आयशा, होता नहीं। मुझे किसी ने समझाया था कि ह्यूमन माइंड ड्रॉ करके मुझे बताया था ये चीज़ें होती हैं, और जो बात आप कर रहे हो उसने कहा कि ये ब्रेन का ये हिस्सा इसके साथ डील करता है, और इफ इट स्टॉप्स फंक्शनिंग फॉर 2 to 3 generations इट डाइज फॉरएवर। खत्म। मैं तो न्यूरोसर्जन नहीं हूं, बट इट वॉज एक्सप्लेन टू मी, जो मैंने कोशिश की है मैं आप तक पहुंचा सकूं। मर चुका है। नहीं, आपने बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया, हद से तजावुज हमारे पूरे उसमें। फिर आप जब ऑर्गन्स की मिसाल रख रहे हो, एक बॉडी है। शहजाद साहब, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। सिर्फ गुज़िश्ता 15 साल के अदालती फैसले, 2 मुंतखब वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं। अदालती फैसलों के बायस सियासी बहरान हम 15-17 साल से देख रहे हैं। आइन री राइट हो रहा है। कौन सा इदारा किसकी हदूद में मुदाखलत कर रहा है? जब यही कहीं तय नहीं होगा, कोई गलती तस्लीम नहीं करेगा, सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं सिर्फ हसन साहब की बात को 2 लफ्जों के से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एम्पैथी और एहसास, उर्दू में एहसास कहेंगे, अंग्रेजी में एम्पैथी कहेंगे, कि जहां एम्पैथी, एहसास मर जाए, किसी का एहसास किसी चीज का ना रहे, एहसास ज़िया ना हो, तो फिर जाहिर है कि हम जिस हालत में हैं उसी हालत में रहते हैं। उसमें कोई शक नहीं कि हर शोबे हमने दूसरे के छापे में मुंह मारने की कोशिश की है, हसन साहब के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मारूजी हालात में थोड़ा देखते हैं इसको, क्या है आज के हालात के अंदर, जो आज की एग्जीक्यूटिव है, आज की एग्जीक्यूटिव ये क्यों कर, उसकी वजह क्या है? देखिए, 3 है ताकत के सतून, कहते हैं रियासत के सतून, ताकत के सतून 3 है। एक है आपकी एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, मुक्तदरा कह लीजिए, जो भी कहना चाहते हैं। दूसरा जुडिशरी है। तीसरे अवाम है। अवाम का तो भुरकस निकाल दिया गया और मार मार के इतना नहीब कर दिया गया कि वो मरने काबिल भी नहीं रहे। एक वो जमाना था, अब्दुल कादिर हसन ने कहा, एक मस्त होता है और एक मस्त होता है। ये हाल मस्त कर दिया गया इस अवाम को, मस्त शोबा है आपका और एक हाल मस्त। तो ये तो मामला अवाम का हो गया कि किसी बोलने के काबिल बेचारे नहीं रहे, गुर्बत के नीचे पिसे हुए।
एस्टेब्लिशमेंट अपने चक्रों में लगी हुई है, इस वक्त अपने मामले को देख रही है, जो उसके साथ हुआ है पिछले 5-6 साल में उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। एक जुडिशरी रह गई थी, उसको इस तरीके से, उस ताकत के सतून को इस तरीके से दबा दिया जाए कि वो इस काबिल न रहे कि किसी के खिलाफ या किसी के हक में फैसले दे सके। उसका हर फैसला इस तनाजुर में देखा जाता है कि ये किसी के हक में है या किसी के खिलाफ है। और जाहिर है कि आप चूंकि ताकत में हैं, आप हुकूमत हैं, आप चाहते हैं कि हमारे ही हक में है, इसलिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, उसमें डिवाइड क्रिएट कर दी गई। तो ये तो वाज़ेह है कि ये हो रहा है। इसकी वजह क्या है, हासिल क्या करना चाहते हैं? काम, जैसा मैंने पहले हिस्से में जो काम तो बहुत पड़े हैं, उसमें जुडिशरी का भी बहुत रोल है, लेकिन 2-3 माह की मुश्किल है, इसके बाद आसानी ली अल्लाह पाक ने सबके लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो हो रहा है, और ये हो रहा है बहुत भद्दे तरीके से हो रहा है, बहुत भोंडे तरीके से हो रहा है, ट्राइकोटमी और रियासत जो मुस्तकबिल है, हम जब तारीख में देखेंगे ना तो इस पीरियड को याद करेंगे। इससे हम पुराने वक्तों को 75 साल को याद करते हैं, उसमें यह भी याद कर लीजिएगा कि ये जो मामला था उस वक्त और खराब हुआ जब हमारी ताकतवर हलकों ने, हुकूमतों ने किसी जुडिशरी को, किसी इस मुकन्नना को किस तरीके से इस्तेमाल, इसको जुडिशरी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वाज़ेह तौर पे हो रहा है। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसमें क्या होगा, खुदा न खास्ता अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अफसार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। हुकूमत ने अपने वसाइल से पता किया कि ऑडियो रिकॉर्ड कहां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ये बड़ी अहम बात पूछी गई, ना कि वुज़रा की जानिब से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आला अदलिया पर इल्जाम तराशी होती। आपने पहले सवाल किया था एग्जेक्टिव की मुदाखलत का। मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, लेकिन एग्जेक्टिव की मुदाखलत मुझे नहीं समझ आई कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो शौक़ ही सिर्फ सिविलियन पे रोब जमाना है और हुकूमत क्या कि उसको तनकीद करना है। ये जो उन्होंने एग्जेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इस पर गौर करें आप। एग्जेक्टिव में फ़ौज भी शामिल है और फ़ौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जब उन्होंने कहा ना कि एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है, तो इसका मतलब वो पैगाम किसी और को दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं वो सबको पता है। हम शायद इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन बहरहाल ये जो अंदरों अंदरी हो रहा है सब कुछ, और जिस तरह 9 मई का वाक़या हो रहा है, उसके बाद जिस तरह अदलिया ने सहूलतकारी की है उन मुल्ज़मान की जिन पर इल्ज़ाम था, ये उसके जवाब में कुछ हुआ होगा ज़ाहिर है, जिसकी वजह से ये बात आज उन्होंने एग्जेक्टिव का नाम लेके कही है। वरना वो साफ साफ हुकूमत भी कह सकते थे। और उन्हें अगर फ़ौज से कोई शिकायत है तो चीफ जस्टिस में इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो नाम लेकर कहें एग्जेक्टिव के किस विंग को। एग्जेक्टिव में बहुत सारे हिस्से होते हैं, किससे उन्हें शिकायत है। इस तरह घुमा फिरा के बात करना ये मुनासिब नहीं है, इतने बड़े मनसब की शान के खिलाफ है। वरना इस मनसब से उतर जाएं। हुकूमत की कंडक्ट पर एतराज़ किया क्योंकि उन्होंने विफाकी वुज़रा का जिक्र हुआ वहां पर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनकी बात भी हुई, ओहदों के साथ हुई कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, हुकूमत ने क्यों नहीं पहले पता किया। आप इल्जाम लगा रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद हमें बेंच से अलग होने को कह रहे हैं, तो वो तो साफ साफ हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो हुकूमत की तरफ इशारा किया तो एग्जेक्टिव क्यों कहा फिर? तो फिर हुकूमत वहाँ भी कहते हैं ना, तो दोनों को दे रहे हैं ना मैसेज, हुकूमत को भी दे रहे हैं, एग्जेक्टिव को भी दे रहे हैं। हुकूमत एग्जेक्टिव पार्ट है हुकूमत का, पार्लियामेंट का पार्ट है एग्जेक्टिव। तो अगर आप अलग से एग्जेक्टिव कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? ये बच्चे तो हम भी नहीं बैठे हुए ना, और ना ही वो बच्चे हैं। खैर, हुकूमत को उन्होंने जो कहा है ना, इस पर अदालत को ख़ुद भी गौर करना चाहिए कि कोई अखलाकी हैसियत भी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लें इस बेंच से। यही देखें, पहले भी चीफ जस्टिस ने यही गलती की, जो इलेक्शन के तारीख के हवाले से जो केस था उसमें भी बार बार कहा गया कि आप फुल बेंच बना दें। नहीं बनाया, उन्होंने ज़िद बना रही कि पीटीआई की सारी पिटीशन मैं ही खुद ही सुनूंगा। क्या वजह उसकी, वो तो ज़ाहिर है फ़ोन कॉल्स में पता चल रहा है। अब ये बात फिर हुई है, उनकी सास की कॉल है उसमें, और उस पर उन्हें कहा गया कि आप रिक्यूज़ कर लें। तो क्यों वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे 11 जजेस, जब 10 जजेस बैठे हुए हैं, ये केस वही क्यों नहीं सुन सकते? आपकी सास पे इल्ज़ाम है, उसके बारे में एक कमीशन बनाया हुकूमत ने ये इंक्वायरी करने के लिए, जिनका वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमें बदनाम किया जा रहा है, ये कॉल सही है या नहीं सही। इसका फैसला तो इंक्वायरी के बाद ही होगा ना। आपने उस बेंच को भी रोक दिया काम करने से और ख़ुद पकड़ लिया वो केस के, नहीं मैं ही सुनूंगा इसको। ये तो कोई अखलाकी
इसकी हैसियत नहीं है ना, और ना इसको कोई मानेगा। ये वही वाली जो पहले गलती की है दोहरा रहे हैं। इसमें ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इनका ज़ाती मसला उसमें है, इसलिए इसकी अखलाकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, ठीक है। इसार साहब, चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं और कमीशन बना दिया गया, ये भी एक बात आज अटॉर्नी जनरल को बताई गई। हुकूमत को चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहिए था कमीशन बनाने से पहले, या फिर जो अटॉर्नी जनरल नुक्ता रख रहे हैं वो ज़्यादा वैलिड है? देखें, बात ये कि अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा बच्चा बन गई है और हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। 90 दिन के इलेक्शन जो आइन के मुताबिक थे, और आइन हम बहुत ज़ोर से चीखते रहे सुप्रीम कोर्ट में, और जजेस साहिबान भी, वो भी मामला ख़त्म हो गया। उसके अलावा 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अच्छी बात है कि सियासी मामला हुकूमत और अपोजिशन खुद ही हल कर दे, तो उन्होंने हाथ उठा दिए। अब ये थोड़ी सी पीछे चीज़ें रह गई हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। वो समझ गए हैं, उन्हें समझ आ गई है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लिहाजा ये बाकी छोटे छोटे मामलात हैं, ये हाँ बिल्कुल ठीक है कि वो चीफ जस्टिस साहब को भी साइड पे हो जाना चाहिए था, बल्कि तमाम उन जजेस को साइड पे हो जाना चाहिए था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पसंद नहीं है, और उन तमाम जजेस को घर चले जाना चाहिए था जो शहबाज शरीफ साहब के पसंद के नहीं है, क्योंकि अब तो हुकूमत है वैसे इस वक्त वजीर आजम जो है वही लीड कर रहा होता है ना। जरदारी साहब तो बड़े आराम से सारा गन पता नहीं, हमारे यहाँ बाद में वज़ीर आज़म कहते हैं हम लीड नहीं कर रहे थे। अभी आखिरी तजर्बा तो यही रहा है। चले वो करना, अगर वो गलत कहते थे तो शायद ये सही कह दें, ये भी वही तो सही कह दें। ये अगर ये भी वही कह देंगे तो फिर कोई फ़र्क तो नहीं रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि एक लिस्ट भेज दें जस्टिस काजी फायद ईसा समेत कि भाई इन लोगों ने बस आइंदा से फैसले करने और इन लोगों ने नहीं करने। नहीं करेंगे तो बहुत सारी आइडियोज़ अभी मौजूद हैं जो आ सकती हैं। तो जजेस को अपनी इज्जत बचानी चाहिए और ज़रा दामन बचा के निकल जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसे मामलात हैं तो अपनी चीज़ों की तस्दीक की जाए, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मीडिया ट्रायल किया जाए। प्रोग्राम आपने देखा, चारों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।